नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। जिस वक्त मुल्क में कोरोना की वबा फूट पड़ी थी, उस वक्त हमारे पास ना ही इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी थी और ना ही इस मुहलिक वायरस का मुकाबला करने का कोई खास तजुर्बा था। अब जबकि हम गुज़िश्ता 1 साल से कोरोना के खिलाफ हालत जंग में हैं, हमारे पास ज़ायद अज़ 1 साल का तजुर्बा है, फिर क्या वजह है कि हम इस वबा की दूसरी लहर का मुकाबला करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जहां एक तरफ आवाम ने भी कोरोना की पहली लहर के बाद जब केसेस में कमी आ रही थी, कोविड प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख दिया था, वहीं दूसरी जानिब हुकूमतों की जानिब से भी लापरवाही का मुजाहरा किया गया, जिसके नतीजे में हालात बद से बदतर हो गए। आज आप किसी भी टीवी चैनल और अखबार को देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से होने वाली जानी नुकसान की तस्वीर और खबरों से भरे हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो भले ही रियासत, शहर या गांव का नाम तब्दील हो रहा है, लेकिन मसला हर जगह का एक ही है। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए मरीजों के रिश्तेदारों की जानिब से की जा रही कोशिशों और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी से हालात का बेहतर तौर पर अंदाजा होता है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत और हॉस्पिटल्स में मरीजों के इलाज के इंतजामात ने सेहत के शोबे में मरकजी और रियासती हुकूमतों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालात अचानक संगीन नहीं हुए, क्योंकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से पहले ही कोरोना की दूसरी लहर के शदीद होने का इंतबाह दिया गया था। हालांकि वक्फे वक्फे से मरकज की जानिब से रियासतों को गाइडलाइंस जारी की जाती रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जिन चीजों पर तवज्जो दी जानी थी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इन हालात में सवाल यह पैदा होता है कि मरकज की जानिब से क़ब्ल वक्त इस सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात क्यों नहीं किए गए। ऑक्सीजन की तैयारी के लिए पहले से ही मंसूबाबंदी क्यों नहीं की गई। रियासतों को एडवाइजरी जारी करते हुए ऑक्सीजन पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत क्यों जारी नहीं की गई। मरकज ने न सिर्फ क़ब्ल वक्त इंतजामात में लापरवाही का मुजाहरा किया, बल्कि इस सिलसिले में पेश की गई तजावीज को भी नजरअंदाज कर दिया, जिससे हुकूमत की संजीदगी का इजहार होता है। हम आपको बता दें कि सेहत से मुताल्लिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने कोरोना की दूसरी लहर से चंद महीने कबल ही हुकूमत को मशवरा दिया था कि हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की तादाद में इजाफा किया जाए और ऑक्सीजन की पैदावार में इजाफा किया जाए। यह रिपोर्ट गुज़िश्ता साल नवंबर में पेश की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश भी की थी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमत का तयन करना चाहिए, ताकि इसकी किफायती शरह पर दस्तयाबी यकीनी हो सके। कमेटी ने ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ इसकी कीमतों पर कंट्रोल करने की जरूरत पर जोर दिया था। इसी तरह और भी कई माहिरीन की जानिब से इस मसले पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई गई थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया और आज हालात इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं। अफसोस कि हुकूमत ने उस वक्त चौकसी का मुजाहरा किया जब कोरोना के केसेस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और चंद दिन कबल सनतों को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देने के अहकाम जारी किए गए। इसके साथ ही 551 मेडिकल प्लांट्स को मंजूरी दी गई। अभी तक मरकज की जानिब से सिर्फ और सिर्फ आवाम को मशवरे दिए गए, कभी तालियां बजाने लगाई गई तो कभी दिए जलाने का मशवरा दिया गया। मास्क की अहमियत से आवाम को वाकिफ करवाया गया, समाजी फासले की बरकरारी पर जोर दिया गया। यह सब ठीक है, यह अवामी जिम्मेदारी भी है और ऐसा करने से हम कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। यह तो बात हुई अवामी जिम्मेदारियों की, और अब बात करते हैं हुकूमत की जिम्मेदारियों की। हुकूमत ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर क्या ठोस इंतजामात किए, कितने कोविड हॉस्पिटल्स तैयार रखे गए, हुकूमत ने सेहत के शोबे में क्या इंतजामात किए। हकीकत तो यह है कि हुकूमत सिर्फ बयानबाजी करती रही है, बुनियादी सतह से इलाज के इंतजामात पर तवज्जो मरकूज नहीं की गई। उसी का नतीजा है कि आज लोग परिंदों की तरह दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए मरीजों के रिश्तेदार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मौजूदा हालात के तनाजुर में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मातम का नाम हाकिम ने जश्न रख दिया, रोती है अब रियाया तालियां बजा बजा कर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा को गुज़िश्ता 100 वर्षों में सबसे बड़ा बहरान करार देते हुए आज कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतें
हुकूमतों की पूरी मिशनरी इस बहरान का मुकाबला कर रही है। मोदी ने जुमे के रोज काबीना की कई घंटों तक चलने वाली मीटिंग में पूरे मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर के सबब पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 100 वर्षों में इंसानियत के सामने सबसे बड़ा बहरान खड़ा हो गया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन गया है। मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों और अवाम के साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह इस चैलेंज का सामना कर रही है। पूरी सरकारी मिशनरी मुत्तहिद होकर बसूरत इससे निपटने में सरगर्म है। उन्होंने तमाम वुज़रा से कहा कि वो अपने इलाके के राब्ते में रहें, उनकी मदद करें और उनसे फीडबैक लें। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज गहरी तशवीश जाहिर की। अदालत ने उन शिकायतों के बारे में भी मरकज को अहकाम दिए जो लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतों को दबाया ना जाए। वैक्सीनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे और मरकजी हुकूमत को अहकाम भी दिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ये तय नहीं करेंगे कि किसे कितनी वैक्सीन दी जाए। कोरोना से जुड़े 6 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को अहकाम दिए हैं, जिसमें पहला है बेड्स की कमी पर। हालात बेहद संगीन है। अब तो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी बेड नहीं मिल रहे हैं। अब होटलों, मंदिरों, चर्चों और दूसरी जगहों को खोल दिया जाए ताकि उन्हें कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जा सके। सोशल मीडिया पर शिकायतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शहरी और एक जज के तौर पर यह मेरे लिए फिक्र का मौजू है। अगर कोई शहरी सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत रखता है तो हम नहीं चाहते कि उस जानकारी को दबाया जाए। हम तक ये आवाजें आने दीजिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उठाई गई शिकायतें झूठी है। किसी शहरी को बेड या ऑक्सीजन चाहिए तो उसे मुतासिर के तौर पर तस्वुर किया जाए और उसकी आवाज को दबाना हम अदालत की बेइज्जती मानेंगे। वैक्सीनेशन पर अदालत ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन का इंतजाम क्या है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है। 18 से 45 बरस के बीच की आबादी का असल आंकड़ा क्या है? मरकज कहता है कि 50% वैक्सीन रियासतों को मिलेगी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इस मामले में कैसे इंपार्शियलिटी बरतेंगे? किस रियासत को कितनी वैक्सीन मिलेगी, ये प्राइवेट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स नहीं तय करेंगे। उन्हें यह छूट नहीं दी जानी चाहिए। मरकज को नेशनल इम्यूनाइजेशन मॉडल बनाना चाहिए, क्योंकि गरीब वैक्सीन की कीमत नहीं चुका पाएंगे। और दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, आपको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की उम्मीद है। अगर मरकज चुपचाप बैठा रहा और फौरी कोई कदम नहीं उठाया तो हमारे सिर पर 500 अमवात की जवाबदेही रहेगी। हम मरकज पर तनकीद नहीं कर रहे हैं और ना ही इस पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दिल्ली हुकूमत की नाकाबिलियत की वजह से। मरकज को ही जोर लगाना होगा, क्योंकि दिल्ली के लिए आपकी खास जिम्मेदारी बनती है। वहीं ऑक्सीजन को लेकर रियासतों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए रोते हुए सुन रहे हैं। दिल्ली की हकीकत यह है कि वहां वाकई में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही हालत है। हुकूमत बताए कि किस हालात में इन हालात में कल से क्या बदलाव होगा। ये वक्त सियासी लड़ाई झगड़े का नहीं है। कोरोना से बिगड़े हालात संभालने के लिए दिल्ली हुकूमत मरकज के साथ ताउन करे। हमारा मैसेज आप अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाएं। और वहीं सेहत के खिदमात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 70 साल के दौरान हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला वो नाकाफी है। हमारा हेल्थ केयर सेक्टर टूटने की कगार पर आ गया है। अब रिटायर्ड डॉक्टरों और ओहदेदारों को दोबारा ड्यूटी पर रखना चाहिए। मरकज को कोरोना पर की गई तैयारियों के बारे में बताने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने की इजाजत दी जाती है। दिल्ली में कोरोना से हालात बेहद डरावने होते जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर जुमे के रोज सुनवाई हुई। इस दौरान स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर वकील रमेश गुप्ता रो पड़े। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारे पास बार काउंसिल के कई मुतासिर अराकीन के फोन आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपका दर्द समझते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस की वजह से इतने बुरे दिन आ जाएंगे।
वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से गुजारिश की कि बार काउंसिल के अरकान के लिए एक अस्पताल का इंतजाम किया जाए, इसमें आईसीयू बेड की सहूलत भी हो। उन्होंने कहा कि हालात बहुत बुरे हैं, लोग वैक्सीन, ऑक्सीजन की कमी और दूसरे मेडिकल सहूलतों के बिना मर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि हम इन बातों में नहीं पड़ना चाहते कि इसमें मरकज की गलती है या दिल्ली हुकूमत की। हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि मुल्क की फौज को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली विनायक गैस कंपनी ने कोर्ट को बताया कि उनके मालिक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी कंपनी इसमें पूरा ताउन कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के खिलाफ यह लड़ाई नहीं, एक जंग है। ऑक्सीजन कंपनी सेट एयर ने हाईकोर्ट में कहा कि उनके पास ऑक्सीजन खरीदने के पैसे नहीं है। कंपनी ने कहा कि लिंडे कंपनी ने ऑक्सीजन के रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन सेट एयर पुराने रेट पर ही ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक बड़ा मसला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी बने राजशेखर राव से कहा कि लिंडे कंपनी से राब्ता कर इस मामले को समझने की कोशिश करें। राजस्थान के उदयपुर में कोरोना मरीजों के आखिरी रसूमात से पहले रंगदारी यानी रिश्वत वसूल करने का मामला सामने आया। कोरोना वबा में जब लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसे वक्त भी लोग शमशान घाट में परेशान लोगों से वसूली कर रहे हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कुलदीप सूत्रकार ने एक टीम के साथ शहर के 4 शमशान घाटों का इंस्पेक्शन किया। एडीजी ने बताया कि जुमेरात को सेक्टर 3 शमशान में खुद कोरोना से मरने वाले एक फर्द के रिश्तेदार बनकर पहुंचे। वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी मुलाजिम या चौकीदार नहीं था। इसके बाद वहां मौजूद कुछ नौजवानों ने उनसे राब्ता किया। राजेश गुराना नाम के नौजवान ने 15,000 रुपए में कोरोना मरीज की आखिरी रसूमात करने की बात कही। एडीजे ने क्रियाक्रम में रकम कम करने के लिए कहा, लेकिन राजेश नहीं माना। उसने कहा कि अगर कॉमन दूसरी लाश हो तो 3,000 रुपए में आखिरी रसूमात कर देता, लेकिन कोरोना का मरीज होने की वजह से आखिरी रसूमात का यही रेट है। राजेश ने बताया कि लकड़ियों का खर्च भी आपका होगा। 15,000 रुपए लेकर हम सिर्फ एम्बुलेंस से लाश उतार कर चिता पर रखेंगे और आखिरी जो क्रियाएं हैं वो उसमें आपका साथ देंगे। इसके बाद एडीजे सवीना शमशान घाट पहुंचे। वहां उन्होंने कोरोना से हुई मौत पर आखिरी रसूमात करने की बात कही। वहां मौजूद शख्स ने 2100 रुपए की मांग की। उसने कहा कि इस घाट में 4 पीढ़ियों से हमारा कब्जा है। एडीजी कुलदीप ने उसके गले में लटका कार्ड देखा तो पता चला कि वो इंडियन ऑयल का मुलाजिम था, जो शमशान में आने वाले लोगों से रंगदारी वसूल कर रहा था। एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने बताया कि उन्होंने उदयपुर पुलिस के आला ओहदेदारों को कार्रवाई करने के लिए खत लिखा। दरअसल उदयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के अशोकनगर शमशान में भी रंगदारी यानी उसूली एक्सटॉर्शन की शिकायतों के बाद 5 मुलाजिमीन तैनात किए थे। अज्ञात मृतक के रिश्तेदार बनकर कोविड की बॉडी का संस्कार करने की बात कही, अंतिम संस्कार। तो उन्होंने कहा कि अगर कोविड दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में 15,15,13,424 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 31,83,976 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12,88,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,95,23,539 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,11,746 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसका अंदाजा ऐसे लगाएं कि दुनिया के नए मरीजों में से करीब 40 से 45% अकेले हिंदुस्तान में ही मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों में दुनिया में 8,92,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें से अकेले हिंदुस्तान में 3,86,000 मरीज मिले। वबा से रोजाना हो रही अमवात में भी हिंदुस्तान टॉप पर है। बीते 24 घंटों में दुनिया में 15,142 लोगों ने जान गंवाई। इनमें से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 3,501 अमवात हुई हैं। मौत का यह आंकड़ा सरकारी है। शमशान और कब्रिस्तान के हालात कहानी कुछ और ही बयान कर रहे हैं। मुल्क में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। बीते हफ्ते जहां हर 100 टेस्टों पर 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, वहीं अब 21 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पहली बार एक दिन में 3,86,854 नए मरीजों की तस्दीक हुई। 24 घंटों में मिले नए मरीजों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है।
इससे पहले 28 अप्रैल को 3,79,000 मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे में 3,501 मुतासरीन की मौत भी हो गई। यह लगातार तीसरा दिन था जब 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले चाशुम्बे के रोज 3,646 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। राहत की बात यह है कि इन 24 घंटों के अंदर 2,91,484 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए। अगर हम दुनिया के सबसे मुतासरीन 10 मुल्कों में अपने रियासतों का कंपैरिजन करें तो जुमेरात के रोज टॉप 8 मुल्कों के मुकाबले हमारी 8 रियासतों में ज्यादा केसेस मिले। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में अभी सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है। जुमेरात को वहां 69,000 लोग मुतासिर पाए गए। इसके बाद अमेरिका में 59,000, तुर्की में 37,000, फ्रांस में 26,000, अर्जेंटीना में 26,000, जर्मनी में 22,000, ईरान में 19,000, कोलंबिया में 17,000 और इटली में 14,000 मरीज मिले। अगर हम रियासतों की बात करें, उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 66,159 केसेस मिले। यानी हिंदुस्तान और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज से शुरू हो रही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन मुहिम के सिलसिले में कहा कि अभी हुकूमत के पास वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, इसीलिए लोग वैक्सीनेशन मराकज पर लाइन ना लगाएं। केजरीवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना का टीका फिलहाल दस्तयाब नहीं है, इसीलिए लोग कल से ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लाइन ना लगाएं। वैक्सीन आते ही तमाम लोगों को मुतल्ला कर देंगे। मराकज पर भीड़ लगने से सोशल डिस्टेंसिंग खराब होगी और अमन और अमान में खलल पड़ सकता है। उम्मीद है कि हमें कल या परसों तक कोविशील्ड के 3 लाख डोजेस मिल जाएंगे। अपनी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन इसमें भी ताउन चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कोविशील्ड और वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी से 3 महीने में 66 लाख डोजेस की सप्लाई करने के लिए शेड्यूल मांगा है। दिल्ली के बाशिंदों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। अगर कंपनियां वक्त से दरकार मिकदार में वैक्सीन दस्तयाब कराती हैं तो हम 3 महीने के अंदर तमाम को वैक्सीन लगाने का हदफ हासिल कर लेंगे। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस जिसकी अपॉइंटमेंट होगी वो लोग आइएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सबको लगाएंगे वैक्सीन, उसकी पूरी तैयारी। तेलंगाना में कोविड-19 के 7,646 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि 53 अमवात हुई हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत में 7,900 माफ कीजिएगा, जुमेरात के रोज रियासत में 7,944 नए मामला आए थे और 58 अमवात हुई थी। मायनों की टेस्टों की तादाद में कमी के नतीजे में कोरोना के मामलात में कमी हो रही है। हुक्काम ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 77,091 मायने किए। गुज़िश्ता रोज 80,181 टेस्ट किए गए थे। रियासत में नए मामलात के बाद कोरोना के केसेस की तादाद 4,35,606 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 2,261 हो गई है। आज तक न्यूज चैनल के सीनियर एंकर रोहित सरदाना का जुमे के रोज कोरोना के चलते इंतकाल हो गया। 42 साल के रोहित ने नोएडा के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर सामने आई, हर कोई शॉक हो गया था। चैनल के लाइव शो में रोहित के साथी एंकर्स चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और सईद अंसारी रो पड़े। एक एक करके सभी ने रोहित से जुड़ी यादों को शेयर किया। वहीं शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर का भी कोरोना इन्फेक्शन के चलते जुमे के रोज इंतकाल हो गया। वो 89 साल की थी। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। चंद्रो उत्तर प्रदेश के बागपत में रहती थी। फिल्म सांड की आंख चंद्रो तोमर की रियल लाइफ पर ही बेस्ड है। कोरोना को लेकर लापरवाही या इसे हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। यह सबक यूपी के बरेली में नवाबगंज असेंबली सीट से बीजेपी एमएलए रहे केसर सिंह गंगवार की मौत के मामले में लिया जा सकता है। केसर सिंह की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से 28 अप्रैल को मौत हो गई। उनकी मौत के बाद एक न्यूज चैनल का
एक वीडियो सामने आया है। वीडियो उस वक्त का है जब केसर सिंह असेंबली पहुंचे थे। रिपोर्टर ने एमएलए से पूछा कि कोरोना वबा है और आपने अपना मास्क नहीं लगा रखा है। जवाब में एमएलए ने कहा था कि मास्क, अब कोविड खत्म हो गया है, अब कोविड कहां रखा है। ऐसा कहकर वो मोबाइल पर बात करते हुए आगे निकल गए। केसर सिंह गंगवार की हालत अचानक बिगड़ने पर 10 अप्रैल को उन्हें बरेली के राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अफराद खानदान का इल्जाम है कि केसर सिंह को 24 घंटे तक आईसीयू बेड नहीं मिल पाया था, इसीलिए उन्हें नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 2 दिन पहले केसर सिंह ने दम तोड़ दिया। एमएलए के बेटे विशाल गंगवार ने भी योगी हुकूमत पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि यूपी हुकूमत अपने ही एमएलए का इलाज नहीं करा पा रही है। मुल्क के साबिक अटॉर्नी जनरल सोली सोरभजी का जुमे के रोज सुबह 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना से मुतासिर होने के चलते उन्हें वहां भर्ती करवाया गया था। सोली सोरभजी का जन्म 1930 में हुआ था। 1953 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। सोरभजी 1989 से 1990 तक अटॉर्नी जनरल रहे। दूसरी बार यह जिम्मेदारी उन्होंने 1998 से 2004 तक निभाई। 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। करीब 7 दशकों तक कानूनी पेशे से जुड़े रहे बड़े ह्यूमन राइट्स वकीलों में सोरभजी की गिनती होती थी। 1997 में यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें नाइजीरिया में ह्यूमन राइट्स के मामलों की जांच के लिए स्पेशल एम्बेसडर बनाकर भेजा था। कोरोना की दूसरी लहर बैंकिंग मुलाजिमीन के लिए काफी खतरनाक बनती जा रही है। मुल्क भर में अब तक 1 लाख बैंक मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1000 मुलाजिमीन की मौत हो चुकी है। इससे कई रियासतों में बैंक की ब्रांचेस को बंद करना पड़ा है, तो कुछ में कम मुलाजिमीन से काम चल रहा है। बैंकिंग एसोसिएशन ने हुकूमत से फौरी इस पर कदम उठाने को कहा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने कहा है कि मुल्क भर में करीब 15 लाख बैंक मुलाजिमीन हैं। पिछले कोरोना से लेकर अब तक जुमला 1 लाख मुलाजिमीन इसकी चपेट में आ चुके हैं। उनके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में गुजरात में 15,000 बैंक मुलाजिमीन पॉजिटिव हैं और उनमें से 30 की मौत हो चुकी है। यहां पर 9,000 ब्रांचेस में जुमला 50,000 से ज्यादा मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 3,672 मुलाजिमीन कोरोना से पॉजिटिव हैं। 46 की मौत हो चुकी है। गुजरात और मध्य प्रदेश में इस वजह से कई बैंकों की ब्रांचेस को बंद करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बैंकों की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। उनके मुताबिक यहां पर सबसे ज्यादा बैंक मुलाजिमीन कोरोना से पॉजिटिव है, हालांकि इसके सही आंकड़े उनके पास नहीं है। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव शोहर बीवी ने इलाज के लिए 198 हॉस्पिटल्स का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं किया। मजबूरी में उन्हें 65,000 रुपए खर्च कर एम्बुलेंस से सूरत पहुंचना पड़ा। वहां के एक आइसोलेशन सेंटर में 10 दिन के इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गए। मजमूई तौर पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले और फिलहाल नागपुर में रहने वाले ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी कॉन्ट्रैक्टर हैं। ब्रिजेश और उनकी बीवी अनुपमा की 2 हफ्ते पहले तबीयत खराब हो गई थी। 17 अप्रैल को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अनुपमा का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा था। फेफड़ों में 60% तक कोरोना का असर था। नागपुर के किसी भी हॉस्पिटल में इस जोड़े को बेड नहीं दिया गया। दोनों ने 198 अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन इलाज कहीं नहीं मिला। कई अस्पताल तो फाइल देकर ही निकाल देते थे। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो सूरत में रहने वाले बहनोई ने ब्रिजेश से बात की। उसके बाद बहनोई ने पर्वत गांव में नमो कोविड आइसोलेशन सेंटर चलाने वालों में से एक दिनेश पुरोहित से बात की और उन्होंने सूरत लाने को कहा। फिर ब्रिजेश अपनी बीवी के साथ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के साथ नागपुर से सूरत आए। सेहतयाब होने के बाद अनुपमा त्रिपाठी ने कहा कि अब वो इस आइसोलेशन सेंटर में दूसरे मरीजों की खिदमत करना चाहती हैं। वहीं ब्रिजेश ने बताया कि वो 13 घंटे में 750 किलोमीटर की दूरी तय कर 18 अप्रैल को सूरत आए थे। अनुपमा का ऑक्सीजन लेवल घटकर 82 पर आ गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता तो लेवल और नीचे आ जाता। नमो आइसोलेशन सेंटर में उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दिया गया। डायरेक्टरेट
जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी को 31 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते केसों को देखते हुए ये पाबंदी बढ़ाई गई है। डीजीसीए ने नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी दी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सभी इंटरनेशनल कार्गो उड़ानों और डीजीसीए की जानिब से इजाजत हासिल करके जो उड़ानें भरी जा रही हैं उन पर पाबंदी लागू नहीं होगी, यानी कार्गो और दीगर उड़ानें पहले की तरह जारी रहेंगी। इसके अलावा वंदे भारत मिशन और ट्रैवल बबल वाली सभी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स पहले की तरह उड़ानें भरती रहेंगी। हालांकि मुताल्लिका एजेंसियों की मंजूरी के बाद कुछ इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ानों को इजाजत दी जा सकती है। कोविड से जंग को लेकर कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी उबेर ने पॉजिटिव पहल शुरू की है। उबेर ने अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े 1.5 लाख ड्राइवर्स के वैक्सीनेशन के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए के नकद कंट्रीब्यूशन देने का ऐलान किया। यह नकद राशि अगले 6 महीनों में वैक्सीनेशन कराने वाले ड्राइवर्स को दी जाएगी। उबेर ने जुमे के रोज कहा कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी कार, ऑटो और मोटो ड्राइवर्स को वैक्सीनेशन में लगने वाले वक्त के बदले नकद रकम देगी। कंपनी के मुताबिक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने वाले ड्राइवर्स को 400 रुपए पर डोज के हिसाब से नकद रकम दी जाएगी। यह रकम वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवाने पर ली जा सकेगी। कंपनी ने कहा कि 30 अप्रैल तक वैक्सीन लगवाने वालों को भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा। उबेर के हेड ऑफ सप्लाई एंड ड्राइवर ऑपरेशन पवन वैश्य ने कहा कि वैक्सीनेशन के जरिए ही कोविड-19 से निपटा जा सकता है। ड्राइवर्स, राइडर्स और दीगर जो लोग हैं उन्हें बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के जरिए ही जल्द से जल्द महफूज किया जा सकता है। चारा घोटाले से जुड़े केस में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो गए। उनकी रिहाई के ऑर्डर जुमेरात को ही दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेज दिए गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को रिहाई के ऑर्डर की हार्ड कॉपी भी मिल गई है। अब लालू कैद से आजाद है, लेकिन अफराद खानदान ने उन्हें फिलहाल एम्स में ही रखने का फैसला लिया है। उनकी तबीयत खराब है, लगातार डॉक्टरी देखभाल की जरूरत है। आगे डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें अस्पताल से बाहर लाया जाएगा। हिंदुस्तान में इस साल 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद होना है। हालांकि अभी मुल्क में जिस तरह कोरोना वबा के वजह से हाहाकार मचा हुआ है, ये अंदेशा जताया जा रहा है कि टूर्नामेंट को हिंदुस्तान से यूएई शिफ्ट किया जा सकता है। इस बीच बीसीसीआई की जानिब से बयान आया है कि अगर टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ तो भी वो इनेकाद का हक नहीं गंवाएंगे। बीसीसीआई के जीएम धीरज मल्होत्रा ने कहा कि अभी T20 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड पूरी कोशिश करेगा कि T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद हिंदुस्तान में ही हो। अब एक खबर हम आपको सुनाते हैं इस्राइल से। नाज़रीन, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको एक खबर कुछ देर में दिखाएंगे। हम आपको बता दें कि इस्राइल में एक स्टैम्पीड हुआ है और इस स्टैम्पीड की वजह से 44 लोगों की जान गई। इस्राइल में भगदड़ मचने से 44 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक भगदड़ मचने का वाकया शुमाली इस्राइल में यहूदियों के एक मजहबी मकाम माउंट मैरून में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ मचने का वाकया उस वक्त पेश आया जब यहूदियों की बड़ी तादाद इस्राइल के सबसे बड़े सालाना मजहबी अवामी इज्तिमा में शरीक थे। रिपोर्ट के मुताबिक वाकये में कम से कम 44 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मी और हलाक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब इसराइली हुक्काम का कहना है कि भगदड़ मचने के वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वाकये को अजीम आफत करार दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों की बेहतरी के लिए दुआ कर रहे हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक माउंट मैरून में स्टेडियम की सीटें टूटकर गिर पड़ी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हालात इतने संगीन थे
कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर्स को तलब करना पड़ा। कोरोना वबा की शुरुआत के बाद माउंट मेरून पर मुनक्किद होने वाले ये अब तक की सबसे बड़ी तकरीब थी। वायरस के खतरे के बावजूद इस त्योहार में शामिल होने के लिए 10,000 से ज्यादा अफराद वहां जमा हुए। भगदड़ की इत्तला मौसूल होने के साथ ही जाए वकू पर दर्जनों एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी गाड़ियां पहुंच गई। राहती टीम ने जमीन पर पड़ी लाशों को उठाया और गाड़ियों में भरकर अस्पताल के लिए रवाना किया। पुलिस ने मकाम हादसा पर मौजूद तमाम लोगों से इस जगह को खाली करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।